क्वांटम मैकेनिक्स ही पढ़ रहे थे, हम उसको आगे आज कंटिन्यू करेंगे। याद रखना प्लीज, मुझे दिन का भी एक ऐसा टाइम बता दो जिससे रोज मैथमेटिकल फिजिक्स भी साथ में चले, वरना ऐसे कभी भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने कुछ इक्वेशन पढ़ी थी, आप सब लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकल के आया था 8 पाई म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब इंटू के टी, ये हमारा रेलाइज से आया था कि नहीं आया था, जल्दी बताओ। ये हाँ। हमारा रियलाइज जीन्स लॉ से स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकल कर आया था। याद रखना कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रल डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी। क्या कहलाता है आपको, जल्दी बताओ। एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी, समझ में आया कि नहीं आया? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको। ये जो यू में लिखा है तो इसको कभी कंफ्यूज मत होना। लेकिन हम लोगों ने देखा था ये चीज हमारे लिए इनवैलिड थी, तो प्लैंक ने जब हमें प्रूव करके दिखाया तो इक्वेशन हमें क्या मिला था, 8 पाई म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब इंटू एच म्यू टी की पावर एच म्यू के टी -1 है ना। यही मिला था कि नहीं मिला था, जल्दी बताओ। लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन को ध्यान से सुनना, अगर हम लोग इसी इक्वेशंस को प्लैंक के वेवलेंथ के लिए बनाते हैं तो इक्वेशन हमारी पता क्या बनती है, 8 पाई एच सी लेमडा की पावर 5 अपॉन टी की पावर एच सी लेमडा के टी -1। अगर हम लोग देखो फ्रिक्वेंसी के लिए बनाते हैं तो हमारी इक्वेशन ये बनती है, और अगर हम लोग वेवलेंथ के लिए बनाते हैं तो हमारी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए इक्वेशन ये बनती है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, हम लोग ये पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, जल्दी नोट करो इसको। मैंने ऊपर आप वाली लोगों को और मैंने आप नीचे लोगों को वाली के लिए है। क्या हो गया? हाँ, नीचे वाली वेवलेंथ के लिए है। हाँ नीचे वाली वेवलेंथ स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट वेवलेंथ स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट फ्रिक्वेंसी। और कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो आप लोगों को पता है, यहाँ से ध्यान से देखना, मैंने इस इक्वेशन को लाया कैसे। आप लोगों को पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, सी यहाँ पे डिस्टेंस कर जाएगी वेवलेंथ, और 1 अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी हमने म्यू बराबर क्या रख दिया, सी बाई लैम्डा। म्यू बराबर हमने क्या रख दिया यहाँ पर, सी बाई लैम्डा। तो ये आपकी ये इक्वेशन मिल जाएगी। नोट करो जल्दी से। देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट वाले कंक्लूजन पे मैं जाने वाला हूँ, प्लीज जल्दी जल्दी लिखना। युवराज को एक बात समझ में आई कैसे आई इक्वेशन, ये प्रूव करके दिखाऊं। सर मैं प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। प्रीवियस रिकॉर्डिंग में ओके, मैंने यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दिया, मैंने लिंक भी शेयर कर दी थी प्रीवियस रिकॉर्डिंग पे, ठीक है ना। ठीक है सर। तो उसमें देखना प्रॉपर, एक 59 मिनट की क्लास है, और युवराज टाइम कम वेस्ट करना, इसलिए उसको 1.5 वाले मोड पे देखना, ठीक है ना। ओके सर। ओके। सो नाउ भी अब देखो यहाँ से, आज से एक चीज याद रखना, आप लोग सारे लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज आप लोगों को जरूरी सर है। हाँ, लिखा है नहीं अभी तो। तो ये तो पुराना था ना बहन, लो लिख लो। ऊपर वाला तो लिख लिया, नीचे वाला लिखना है। हाँ लिख लो जल्दी से, क्योंकि आज हमें बहुत, एक चीज आप लोग याद रखना, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने से और नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन लगाने से काम नहीं चलता नेट जेआरएफ में। हमें उस फॉर्मूले से निकलने वाली कहानियों के बारे में भी पता करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हमको ग्राफ मिलते हैं पेपर में, जो इक्वेशंस को देख के बोला जाता है कि टेम्परेचर को बढ़ा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सब देखा है आपने कि नहीं देखा है? तो आज हम लोग उसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और उससे पूछे गए नेट जेआरएफ के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ही अंतिम लेक्चर होगा, तो इस पे बीबीआर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। नोट करो जल्दी से इसको। ये जो आपने दो इक्वेशन लिखी, इससे बहुत सारा रिजल्ट निकल के आने वाला है, पर हेडिंग डालना है हमको व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो जल्दी से, हो गया? हाँ सर। हेडिंग डालो व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो हेडिंग डालो व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ध्यान से देखो हमने क्या बोला था, देखना यहाँ पे,
the wavelength associated with the wavelength associated with peak value is inversely proportional to temperature. तो ध्यान से देखो, मान लिया कि आपकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो लैम्डा एम है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? इनवर्सली टेम्परेचर के, हाँ या ना? ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने प्रोपोर्शनल साइन हटाया, यहाँ पे कांस्टेंट आया बी, और इस बी कांस्टेंट का नाम है बीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ? बीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। नोट करो जल्दी से इसको, ठीक है ना? और इस बी की जो वैल्यू निकल के आती है, ध्यान से देखो कितनी होती है। दिस इज इक्वल टू 2.93 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा आपका मीटर इंटू केल्विन। और ये आपको पता है प्लैंक फॉर्मूले से निकाली जाती है, पर आपको डायरेक्ट याद रखना है बी की वैल्यू कितनी होती है, 2.93 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट कैसे आई देखो ध्यान से, बी बराबर लैम्डा एम इंटू टी। लैम्डा यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो बी की यूनिट कितनी आ गई? मीटर इंटू केल्विन। समझ में आया कि नहीं आया? यानी हमें एक बात समझ में आ गया कि लैम्डा एम, ठीक है ना, इंटू टी बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ? बी। दिस इज कॉल्ड द बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? यस सर। अब एक चीज बताना मुझे ध्यान से, यहाँ नोट डाल के समझना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, आप सबको पता है कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, हमें यहाँ से पता चला। लेकिन आप सबको ये भी पता है कि लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फ्रीक्वेंसी के होता है कि नहीं होता? आया ना? तो अगर लैम्डा एम फ्रीक्वेंसी के भी हो जाएगा, तो लैम्डा एम फ्रीक्वेंसी यानी म्यू एम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है कि जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो काय पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली डिपेंड काय पे करेगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ? यस। नहीं सर, नहीं नहीं आई? आई। नहीं आई ना, मैं समझाता, ध्यान से देखना। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, ध्यान से सुनो। और एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बी, इसका मतलब है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। हाँ है ना? यस सर। यही चीज तो लिखी है, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, लैम्डा एम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द म्यू एम। तो लैम्डा एम से लैम्डा एम निकटा, यानी म्यू एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। समझ में आया कि नहीं आया? ये दो रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब देखो इन रिजल्ट को मैं कुछ यूज करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। सबको कॉन्सेप्ट समझ में तो आया? ऐसा नहीं कोई इसके ऊपर से चला गया ये बात? हेडिंग डालो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल डेंसिटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल डेंसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो ध्यान से देखना, आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? यू म्यू निकालना है, तो यू म्यू को हम लोग मैक्स कर रहे हैं, ठीक है ना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल डेंसिटी यानी यू म्यू मैक्स। तो देखो क्या था, 8 पाई, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एच म्यू क्यूब, और क्या यहाँ पे था, दिस इज इक्वल टू सी क्यूब इंटू के टी डिवाइडेड बाई ई की पावर एच म्यू के टी -1। यही था कि नहीं था? ई क्यूब बस था ना? ओके। ये फॉर्मूला याद आया कि नहीं? अभी अभी अपन ने जो लिखा था, एच म्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे म्यू मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे म्यू एम आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, जल्दी बताओ? है ना? आपको पता है कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी तभी मैक्सिमम होगी जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। क्यों? बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है कि नहीं है? है ना? यस सर। तो एक चीज नोट करने वाली बात यहाँ पर आई कि म्यू एम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ठीक है। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था। यानी हम अगर म्यू एम को रिप्लेस करें, तो आप देखोगे टी से जब रिप्लेस करते हैं तो ये टी की पावर 3 बन के आएगा कि नहीं आएगा?
क्योंकि म्यू एम की पावर 3 है तो टी की पावर भी क्या हो जाएगी 3। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो आपकी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर की क्यूब पे, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमने ग्राफ को ड्रॉ किया, देखो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हमने म्यू बी और म्यू, देखो यहाँ पे यू म्यू और म्यू के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, तो देखो अगर हमारा टेम्परेचर पहला वाला ये था, ये हमारा क्या है T1 टेम्परेचर है, उसकी पीक ये है, ठीक है ना। हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया एंड इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स, देख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो ध्यान से देखो ये टेम्परेचर आपका क्या दिख रहा है, T2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली बात है कि आप जितना यस भी सर। टेम्परेचर बढ़ाओगे उससे 3 गुना पावर के साथ स्पेक्ट्रल डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यस सर। अगर आप टेम्परेचर को 2 बढ़ाओगे तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी कितना बढ़ेगा, 2 की पावर 3। तो देखो पीक अचानक से बहुत बड़ा नहीं हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। तो यहाँ पे देखोगे इसकी पीक जो है थोड़ा आगे को शिफ्ट नहीं हो गई क्या, इसके लिए यहाँ पर पीक थी और इसके लिए यहाँ पर पीक थी, हाँ है ना। यस सर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, है ना। द पीक ऑफ कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई। और यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, यहाँ जो T2 है ना वो ग्रेटर देन है किससे, T1 से। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ सर। तो नोट करो जल्दी से इसको, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, आपसे कर्व बने हुए थे और बोल दिया गया था कि अगर आपको मैक्सिमम निकालना है और टेम्परेचर इंक्रीज करे तो कौन सा कर्व वैलिड होगा। तो जिसमें आपका सेकंड वाले की पीक आगे दिख रही थी वही कर्व आपके लिए क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। नोट करो जल्दी से इसको, किसी को इस बात पे डाउट तो नहीं ना। जल्दी बताओ इसको, किसी को डाउट तो नहीं, जल्दी लिखो। हो गया नोट, जल्दी बताओ नोट हो गया। यस सर, हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, वेवलेंथ वाली टर्म को देखना है, वेवलेंथ वाली टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस और कर्व कैसा शिफ्ट होगा वो देखना हमको। तो देखो हमें इस बार मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी निकालना है, किसके लिए, लैम्डा के लिए, हाँ है ना। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल डेंसिटी पर लैम्डा। तो आप लोगों को पता है कि इक्वेशन क्या बनी थी, 8 पाई एच सी लैम्डा एम की पावर 5 डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू की जगह एच सी, दिस इज लैम्डा एम के टी -1। ये क्वेश्चन देखी थी अभी, यही आई थी नहीं आई थी। अब यस आप लोग सर। एक चीज देखो, लैम्डा एम जो था आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के कि नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा, यस सर। यानी अगर हम यहाँ पे क्या करें, लैम्डा एम की जगह पर 1/T रखें, तो ध्यान से देखना, तो ये जो मैक्सिमम निकल कर आएगा, देखो टी की पावर 5, देखो क्या हो जाएगा, 1/T की पावर 5 नीचे जाएगा, और जब वो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ। समझ में, ये बात समझ में आई कैसे आई। अगर नहीं आई तो इधर देखना ध्यान से, म्यू लैम्डा मैक्स जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है लैम्डा एम की पावर 5, ये तो दिख रहा है यहाँ से। देखो हमने क्या किया, लैम्डा एम की जगह पे क्या रख दिया, 1/T रख दिया, ध्यान से देखना, हमने रख दिया 1/T की पावर 5, तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो टी की पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ है ना। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी वाला काय पे डिपेंड कर रहा था, टी की पावर 3 पे, वेवलेंथ वाला काय पे डिपेंड कर रहा है, टी की पावर 5 पे। टी की पावर 5 पे। यानी अब अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना, किस किस के बीच में, न्यू लैम्डा और लैम्डा के बीच में, तो क्या होगा। तो देखो अगर आपका ये पीक था पहला वाला, ध्यान से देखना, इस बार जो पीक होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना इसको।
क्योंकि इस बार पीक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टी की पावर 5, टी की पावर 3 था, टी की पावर 5 है, पहले से ही बहुत ज्यादा। तो देखो ये पुराना था तुम्हारा T1 वाले पे, और इस बार ये क्या है तुम्हारा T2 वाले पे, हाँ है ना। इस बार पीक राइट शिफ्ट हुआ है लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, जल्दी बताओ। लेफ्ट हुआ है। लेफ्ट हुआ ना, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, आप बोल सकते हो हियर पीक विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। किसी को कोई डाउट क्या? ये आपको कंक्लूसिव रिजल्ट याद रखना है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। किसी को कोई दिक्कत? युवराज समझ में आया कि नहीं आया बात? यस सर, आ गया। नोट करो जल्दी से इसको, जल्दी से नोट करो। हो गया सर। अच्छा एक चीज बताओ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीन्स लॉ इन डेली लाइफ? युवराज, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीन्स लॉ? तुमने देखा होगा आप लोगों ने कि आप लोग सन का टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हो ना अर्थ पे बैठे बैठे, है ना। और आप यूनिवर्स में किसी भी स्टार का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो अर्थ में रहते रहते। कैसे बता सकते हो जल्दी से? तो ध्यान से देखना, अगर कोई सन हो या स्टार है, उससे कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जल्दी बताओ। यस सर। अगर वो रेडिएशन इमिट करेगा तो उस रेडिएशन की कुछ ना कुछ क्या होगी? वेवलेंथ। वेवलेंथ होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब हमें तो पता है हमारे अर्थ में क्या पहुंच रहे हैं, उनके रेडिएशन पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। यस। तो हम उस रेडिएशन की मदद से क्या निकालेंगे मशीन से? वेवलेंथ। हाँ। और हमें पता है कि अगर हमें वेवलेंथ पता चल जाए तो इस वाले फॉर्मूले में बी की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, लैम्डा एम, ये वेवलेंथ रख देंगे तो आप किसी भी स्टार का टेम्परेचर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यस सर। यस सर। तो इट इज हेल्प्स, देखना दिस लॉ इज वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग द टेम्परेचर, फॉर फाइंडिंग द टेम्परेचर finding the temperature of stars। आई बात समझ में नहीं आई? लिखो जल्दी से इसको, जल्दी लिखो इसको। समझ में आया कि नहीं आया? नोट हो गया ये? यस सर, हो गया। चलो हेडिंग डालो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी तक आप लोग क्या पढ़े थे? स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अब हमें क्या फाइंड करना है? और एनर्जी सर जो डेंसिटी। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एनर्जी डेंसिटी हमारी क्या होगी वो समझना, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखो अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बोला था स्पेक्ट्रल डेंसिटी बराबर क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, हाँ है ना। मैंने यही बोला था ना कि एनर्जी डेंसिटी में जब फ्रीक्वेंसी का भाग करते हैं तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी बनती है, हाँ है ना। तो अगर हम इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यू म्यू बराबर यू म्यू इंटू डी म्यू बराबर क्या हो जाएगा? डी यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ है ना। यस सर। यानी आप इसको इसको आगे पीछे भी लिख दो तो यू म्यू ये हो जाएगा यू म्यू और डी म्यू। अब हम इसको अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे जल्दी बताओ? इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस यस सर। और सर। जब यहाँ इंटीग्रेशन जीरो होगा तो जीरो, और जब ये पूरा अनंत तक जा चुका होगा फ्रीक्वेंसी, तो आपका यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? यू। तो यू बराबर कितना निकल के आ गया? 0 to इंफिनिटी यू म्यू डी म्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो एक चीज आप लोगों ने नोट करी होगी, बहुत अच्छी चीज थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग यहाँ पे यू म्यू की वैल्यू रेलाइट जीन्स लॉ से लिखते थे,
रेलाइट जीन्स लॉ अगर वैल्यू याद रखते तो ये आपका इनफाइनाइट आंसर नहीं देता था, जिसको हम लोगों ने अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ पढ़ा था, है ना। पर ये कब देता है? ओनली फॉर रेलाइट जीन्स लॉ। रेलाइट जीन्स लॉ के लिए ये इनवैलिड था। पर हमें तो क्या मिल चुका है इस लॉ को पढ़ते टाइम तक? हमें इस पॉइंट को पढ़ते टाइम तक मिल चुका है प्लैंक्स लॉ। मिला है कि नहीं मिला? यानी हम यहाँ पे यू म्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, जल्दी बताओ। 8 पाई एच म्यू क्यूब सी क्यूब अपॉन टी की पावर एच म्यू के टी -1। हाँ या ना? इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। Yes. तो ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ की वैल्यू रखोगे 8 पाई एच म्यू क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब टी की पावर एच म्यू के टी -1, और दिस इज इक्वल टू डी म्यू। हाँ है ना? कोई दिक्कत क्या? अब देखो, हमें इसका पूरा इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो तुम्हारी एनर्जी डेंसिटी है ना, ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। स्पेक्ट्रल डेंसिटी तो आप देख चुके हो, अगर फ्रिक्वेंसी पे था तो टी की पावर 3, वेवलेंथ पे टी की पावर 5, बट एनर्जी डेंसिटी टेम्परेचर पे कैसे निकल कर आती है। तो इसको नोट करो, हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पर इससे थोड़ी सी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो उससे कुछ आंसर समझ में हमें आएगा। सर नहीं समझ में आया। अच्छा, तुम ये समझो, स्पेक्ट्रल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? ये बात समझना है। एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये बात समझना है कि नहीं है? नहीं सर। अरे ये सुनो, स्पेक्ट्रल डेंसिटी का ये डेफिनेशन होता है कि अगर आपको यू म्यू निकालना है तो इसमें यू का काय का डिवाइड कर दो, म्यू का डिवाइड कर दो। समझ में आया कि नहीं है? जैसे आप लोगों से मैंने बोला था डेंसिटी क्या होता है, जैसे चार्ज डेंसिटी बोला, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हाँ सर। अगर हम लोग नॉर्मल डेंसिटी पढ़ते थे तो मास अपॉन वॉल्यूम बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हाँ सर। किसी प्रकार से अगर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बोलोगे तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? डेफिनेशन है। ओके। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यू की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो डी म्यू इधर भेजोगे कि नहीं भेजोगे? हाँ सर। फ्रीक्वेंसी धरती में कितनी पॉसिबल है आपको पता है? ब्लैक बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के पार्टिकल रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होते हैं और इमिट होते हैं। यानी हम जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की कोई भी रेंज ले सकते हैं फ्रीक्वेंसी की, हाँ यस सर। और उसकी वजह से हमें टोटल एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम जब इस फॉर्मूले को रियलाइज के लिए करते थे तो ये नॉट डिफाइंड स्टेट में पहुंच जाता था, लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को प्लैंक लॉ के लिए करेंगे तो ये हमारा डिफाइन होगा, बस इतना अंतर है। आई बात समझ में ना? सर ये जो डी यू है इसका 0 टू यू तक क्यों करा वो वहां अच्छा, पे? एक बात बताओ, जब फ्रिक्वेंसी जीरो वाली रही होगी तब तो कोई मतलब की थी क्या? नहीं। लेकिन जब पूरी धरती की सारी फ्रिक्वेंसीज हो जाएगी तो उससे पूरी एनर्जी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? हाँ। तो इसलिए हमने क्या किया, जब जीरो से इनफाइनाइट का यानी सारे प्रकार की फ्रिक्वेंसी आ चुकी है तो टोटल एनर्जी निकल आएगी यू। ओके। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब हमें क्या करना है, इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना की जरूरत नहीं ना हमारे सिलेबस में। ये हमें सिर्फ इतना पता करना कि एनर्जी डेंसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होती है। तो देख लो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे एच म्यू अपॉन के टी बराबर एक्स, कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें टेम्परेचर के टर्म में आंसर चाहिए। हमने एच म्यू अपॉन के टी को कैसे रिप्लेस कर दिया, जल्दी बताओ। एक्स से, तो यहां से म्यू की वैल्यू जरा निकालो, तो देखना के टी अपॉन एच मल्टीप्लाई बाई एक्स, यही होगी म्यू की वैल्यू की नहीं होगी? हाँ सर। और साथ ही साथ इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो डी म्यू बराबर क्या हो जाएगा, के टी बाई एच इंटू डी एक्स, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, म्यू की जगह पे ये रखेंगे और डी म्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये सारा टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो देखो, सर। मुझे सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी निकालना है, इसलिए इसका सब रामायण में कर रहा हूँ। तो अब देखो, मैं इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, तो u बराबर 0 टू इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं, 8 पाई h, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। म्यू की जगह क्या रखना है आपको, जल्दी बताओ। के टी बाई एच इंटू एक्स की पावर 3, हाँ या ना? म्यू की जगह पे ये रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? अपॉन सी की पावर 3, ठीक है। अपॉन में क्या चला था इधर देखो,
ई की पावर, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ पे भी रख दो। तो देखो एच बी ओपन के टी हमने क्या माना था, एक्स, तो हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत। और डी म्यू की जगह हम क्या रखेंगे, जल्दी देखो, के टी डिवाइडेड बाई एच मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, किसी को कोई दिक्कत क्या? देखो म्यू नहीं क्यूब की सर। जगह हमने ये रख दिया, ठीक है ना। डी म्यू की जगह पे हमने क्या रख दिया, के टी बाई एच डी एक्स, और एच बी ओपन के टी की जगह क्या रख दिया, एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्वांटम ऐसी फिजिक्स है कि अगर रिलेट करना सीख जाओगे तो आसान है, और अगर उसको दिमाग पे चढ़ाना चालू कर दोगे तो फंसते चले जाओगे। समझो कि हो क्या रहा, अगर नहीं आए तो 10 बार पूछो, और उसके पीछे के स्टेप को समझो, ध्यान से देखना। 0 to ∞ हम करने वाले, ध्यान से देखो। 8πh हमारा कांस्टेंट है, और c की पावर 3 भी कांस्टेंट है कि नहीं है? ठीक है। देखो यस kt बाई एच की पावर 3, kt बाई एच की पावर 1, तो आप क्या लिख सकते हो, kt बाई एच की पावर 3 + 1 बराबर 4। और क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, यहां से क्या बचा, x की पावर 3, और यहां से क्या बचा, e की पावर x माइनस 1 dx। कोई दिक्कत क्या? अब ध्यान से देखना, सारे टर्म्स कांस्टेंट में बाहर ला दो, तो 8πh डिवाइडेड बाई सी क्यूब, यहां देखना, के टी बाई एच की पावर 4, 0 to ∞, s की पावर 3 अपॉन ई एक्स माइनस 1 dx। कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। मैंने शुरू में आपसे बोला था सिर्फ हमें काय से मतलब है, टेम्परेचर की रिलेशन से, हाँ है ना। और यहाँ पे टेम्परेचर की पावर कितनी दिख रही है आपको, जल्दी बताओ, टेम्परेचर की पावर कितनी दिख रही है? 4 वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो याद रखना, एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी की पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोल सकते हो एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई एक्सप्रेशन भी कभी जरूरत पड़ जाए तो याद रखना। और आपके मैन ये था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया? पता आपने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि अब यहां से निकल के आने वाला दर्जी का बहुत फेमस लॉ, वेट करना है कि लाइट चली गई, एक सेकेंड, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। एक हाँ सेकेंड सर। थोड़ा, एक सेकेंड वेट करना। क्लास में तुम्हारी देखा ना, दिख रहा है आपको ना? यस सर। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कि यहाँ पे आप ये जो निकल के आया है, जो एनर्जी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 4 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मदद से आने वाला एक बहुत फेमस था जिसका नाम क्या है, स्टीफंस लॉ। और स्टीफंस लॉ भी यही कहता है कि आपकी जो एनर्जी पावर होती है वो काय पे प्रोपोर्शनल होती है, टी की पावर 4 पर 4 पे। लिखो जल्दी से इसको, यहां से देखो 3 इंपॉर्टेंट आंसर निकल के आने वाले हैं। इन लोगों ने एमसीबी गिरा दी, पट की आवाज आई है। लिख गया? यस सर हो गया। बोल तो दिया करो, अपन को बहुत सारा लिखना भी जल्दी से। क्यों, समझ में आया युवराज की नहीं आ रहा? आ रहा है सर। पक्का? ऐसे तो नहीं बोल दिया कि देखो नहीं सर। समझो यार, क्योंकि ये ना, अगर फिजिक्स को जिसमें तुम लोगों ने फील करना चालू कर दिया ना, इससे बेटर सब्जेक्ट कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे लॉजिक्स पे वर्क करता है, जितने लॉजिक्स होंगे उतना ही आप फिजिक्स आपको आएगा, वरना नहीं आएगा। तो हेडिंग डालो स्टीफंस लॉ, हेडिंग डालो स्टीफंस लॉ। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये एक ब्लैक बॉडी है, समझना ध्यान से, ब्लैक बॉडी है जिसका एरिया क्या है आपका, ए। समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई एक ब्लैक बॉडी है जिसका एरिया कितना है आपका, ए, हाँ है ना।
आपको पता है अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ये कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन इमिट करेगी कि नहीं करेगी? हाँ सर। करेगी ना? तो ध्यान से देखना, अगर ये कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन इमिट करेगी यानी कुछ ना कुछ पावर इमिट करेगी। यस सर। तो आप पता क्या बोल सकते हो, द पावर इमिटेड बाई द ब्लैक बॉडी, द पावर इमिटेड बाई द ब्लैक बॉडी is directly proportional to area and टेम्परेचर की पावर 4। यानी आपसे अगर बोला जाए पावर किस किस पे डिपेंड करती, तो आप बोलोगे पावर इज डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड पावर बाय द ब्लैक बॉडी इज आल्सो डिपेंड ऑन टी की पावर 4। मान लो एक क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो आप सबको पता है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टी की पावर 4। और पता है कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये स्टीफंस ने दिया था तो यहाँ पे स्टीफंस कांस्टेंट आएगा और P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। यहाँ जो सिग्मा है आपका, ये आपका स्टीफंस कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अगर सर। आप बॉडी जिसका एरिया आपको कितना ए दिया गया है और टेम्परेचर टी है, तो जो पावर एमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया पे, और वही पावर एमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 4 पे। जब हमने कंबाइन किया तो पी बराबर क्या मिला, सिग्मा ए टी की पावर 4। कोई दिक्कत क्या? नो सर। और यहाँ पे जो सिग्मा निकल के आया, एक सेकंड रुकना, आप लोग लिखो, मैं लाइट देखता हूँ। ध्यान देखो, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर स्टीफन कांस्टेंट, और ये जो सिग्मा होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। अगर आपसे बोला जाए सिग्मा की यूनिट बताओ, तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। एरिया जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और पर मीटर स्क्वायर, और पर केल्विन की पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, स्टीफन लॉ, जिससे हम लोग पावर कैलकुलेट करना सीखेंगे। नोट करो जल्दी से। नोट करो जल्दी से। हो गया सर। ठीक है ना? अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से, अगर आपकी ये ब्लैक बॉडी किसी इंक्लोजर में रख दी जाए, देखना यहाँ पे इंक्लोजर वर्ड का मतलब क्या होने वाला है। ध्यान से देखना स्टीफन लॉ को, और आगे देखिए, अगर ध्यान से देखो, मान लिया कि एक ब्लैक बॉडी है, इसका एरिया ए और टेम्परेचर क्या है आपका टी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यस। और हमने क्या किया, इसको एक ऐसे सराउंडिंग में रख दिया जो किस टेम्परेचर में सेट था तुम्हारा, टी नॉट टेम्परेचर में। यानी आप इसको सराउंडिंग बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? मान लिया कि ब्लैक बॉडी के चारों तरफ का एरिया टेम्परेचर कितना है, टी नॉट, और ब्लैक बॉडी का रेडिएशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, टी है, हाँ है ना? तो ऐसे केस में जो आपका पावर निकल के आएगी सिग्मा और ए, तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, पर आपको इस टेम्परेचर में से इस टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। तो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। बात समझ में आई कि नहीं? आई बात समझ में ना? ये आपकी ब्लैक बॉडी है, अगर आपकी ब्लैक बॉडी किसी ऐसे टेम्परेचर में रखी हुई है सराउंडिंग में, तो हम उसके टेम्परेचर की पावर 4 को घटाना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं है? और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।
जब आपका सराउंडिंग वाला केस आ जाए तो इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। किसी को कोई दिक्कत इस बात में? नोट करो जल्दी से। तुमको पता है जो स्टीफन लॉ मिला था हमको, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ था। कैसा लॉ था जल्दी बताओ। स्टीफन लॉ हमारा कैसा लॉ था? एक्सपेरिमेंटल लॉ। यानी जो आपको ये जो फॉर्मूला दिया गया था P बराबर सिग्मा एटी पावर 4, ये हमें किसके माध्यम से दिया गया था? बाई ऑब्जर्वेशन। काय के माध्यम से दिया गया था? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। लेकिन अभी अभी जब आपने पिछला फॉर्मूला प्रूव किया था U की पावर U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, ये हमें किसने प्रूव करके दिया था? प्लैंक ने। प्लैंक। यानी जो चीज स्टीफन ने ऑब्जर्व की थी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? प्लैंक में। प्लैंक ने। और जब प्लैंक ने न्यूज़पेपर में जो अपना पेपर आता है, आपको समझते हो जो रिसर्च पेपर होते हैं, जिस जिस रिसर्च पेपर में प्लैंक ने ये प्रूव करके दिखाया था स्टीफन लॉ को, उस रिसर्च पेपर का नाम पता क्या था? उस रिसर्च पेपर का नाम ध्यान से देखो क्या था, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में जो कुछ भी आप लोग डिस्कवर करते हो वो तब तक वैलिड नहीं होता जब तक उसका रिसर्च पेपर पब्लिश ना हो जाए, हाँ है ना? यस सर। तो प्लैंक ने जो क्या दिया था, टाइटल ऑफ प्लैंक पेपर, याद रखना कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि टाइटल ऑफ प्लैंक पेपर क्या था। यानी जो प्लैंक ने रिसर्च पेपर प्रोड्यूस किया था स्टीफन लॉ से रिलेटेड, वो था ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ, पेपर का नाम देखो क्या था, ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ वीन्स फॉर्मूला ऑफ बीबीआर। वीन्स फॉर्मूला ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये था वो रिसर्च पेपर का नाम जिसमें उसने बताया था कि जो स्टीफन ने आपका एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें जो रिजल्ट आया था वो एग्जैक्टली वेरीफाई करके प्लैंक ने दिखाया था। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। हाँ सर। ठीक है। अब एक चीज देखना ध्यान से, आप लोग कुछ यहाँ से आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब आपने अभी एनर्जी डेंसिटी निकाला था तो आपने म्यू को एक्स से रिप्लेस कर दिया था, एच म्यू अपॉन केटी को एक्स से रिप्लेस नहीं कर दिया था म्यू को? तो यस आपने सर। एक चीज नोटिस की थी, जो एनर्जी डेंसिटी होती है म्यू, वो डिपेंड नहीं करती है फ्रिक्वेंसी पे। यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी। अभी अभी आपने खुद भी देखा, क्योंकि हमने फ्रिक्वेंसी को तो हटाया था एक्स मान पे, हाँ है ना? लेकिन जो आपने स्पेक्ट्रल डेंसिटी पढ़ी है म्यू म्यू, वो आपका डायरेक्टली डिपेंड काय पे कर रही थी? फ्रिक्वेंसी पे। नोट डाल के इसको लिख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। चलो हेडिंग डालो इंटेंसिटी। जो आपका रेडिएशन निकल के आता है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, याद रखना। हेडिंग डालो इंटेंसिटी। तो ध्यान से देखना, इंटेंसिटी बराबर देखो क्या होता है। इंटेंसिटी बराबर होता है पावर अपॉन एरिया। क्या होता है इंटेंसिटी बराबर? पावर अपॉन एरिया। आई बात समझ में आई? मान लिया कि ये एक आपकी ब्लैक बॉडी थी, ठीक है ना, जिसका एरिया ए था, टेम्परेचर क्या था आपका टी था। आप ये कोई एक पॉइंट पी है जो इस ब्लैक बॉडी से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, जल्दी बताओ। 8 दूरी पर रखा हुआ है। आपसे बोला जाए इस ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन का कितनी इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे होगी, तो आप क्या करोगे? इस पी वाले का किसके चारों तरफ एरिया मानोगे कि नहीं मानोगे, हाँ है ना? यस। जल्दी बताओ। और हमें ये पता है कि इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया। पावर का फॉर्मूला क्या पड़ा, सिग्मा ए टी की पावर 4 आया ना।
और हाँ। आप ये देखोगे कि ये r डिस्टेंस है और ये ब्लैक बॉडी एक स्फीयर के अंदर आएगा, तो स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा 4 4 पाई आर स्क्वायर। r स्क्वायर। तो ये आप देखो इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाए किसी भी ब्लैक बॉडी के चारों तरफ r डिस्टेंस पर, है ना? समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये आपको नोट करके रखना है, लिखो जल्दी से। कोई डाउट तो नहीं किसी को? युवराज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, और इसी के साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारा खत्म होता है। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए नेट पे एक पेपर से फाइंड किए हैं, तो लिखना ध्यान से। द टेम्परेचर्स ऑफ the temperatures of two perfect black body, the temperature of two perfect black body A and B are 400 Kelvin and 200 Kelvin respectively. If the surface area of of capital A is twice that if the surface area of is twice that of B, then find the ratio of power input मतलब PA upon PB. समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर A is 4, ऑप्शन नंबर B is 2, ऑप्शन नंबर C is 32, ऑप्शन नंबर D 16। और ये पेपर में आया था आपका नेट 2020 में, जून में जो पेपर हुआ था उसमें। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? The temperature of two perfectly black body A and B are 400 Kelvin and 200 Kelvin respectively। हमें टेम्परेचर दे रखा है और हमें एरिया में भी रिलेशन दे रखा है, तो आपको बोला गया है यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ PA अपॉन PB। बनेगा कि नहीं बनेगा? काय से निकालोगे आप लोग, जल्दी बताओ। पावर का फॉर्मूला काय में पढ़ा है आपने? स्टीफन लॉ में पढ़ा है। यानी आप क्या लगाओगे? PA अपॉन PB बराबर सिग्मा एरिया ऑफ ए इंटू ये जाएगा टी की पावर 4 ऑफ ए। ये देखो सिग्मा एरिया ऑफ बी इंटू टीबी की पावर 4। सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया? कैंसल। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, ए जो है उसका एरिया ट्वाइस है किससे? बी से। समझ में आया कि नहीं आया? एरिया ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बी, है ना? तो पुट करो पी एज अपॉन पी बी इज इक्वल टू, देखो पी ए इसकी जगह क्या जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। टेम्परेचर कितना है पहले वाले का? 400 है कि नहीं है? और दूसरे वाले का कितना है? 200 है कि नहीं है? तो ध्यान से देखो, एबी से एबी क्या हो गया आपका? 4 आ गया सर। कैंसल। तो देखो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू 2, और यहां देखना 0 से 0, 0 से 0, दिस इज मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 4। तो इसको निपटा दो अगर यहां से, तो यह आ जाएगा 2, ठीक है ना? 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है? जल्दी बताओ। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? यस सर। कोई डाउट इसमें? कोई टफ था क्या क्वेश्चन? नो सर। याद रखना, जो आईआईटी जैम और
JEE के क्वेश्चंस होते हैं ना, मच टफर देन होते हैं एज कम्पेयर टू नेट, क्योंकि नेट में बहुत ज्यादा सिलेबस होता है और बहुत कम टाइम पे उन्हें कवर करना पड़ता है, तो क्या करते हैं, उनके पास ज्यादा वो नहीं रहता है अंदर का क्वेश्चन देने का टाइम। पर हम लोगों के साथ डर इतना लगता है ना नेट की तैयारी करने से, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, इसलिए अपन लोगों का निकलता नहीं है। आगे समझ में कि नहीं आया? चलो ये क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, और जब नोट हो जाए तो बताना मुझे। नोट हो गया? हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करें। यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कल करा भी दिया था, इस क्वेश्चन को आपको घर से करके लाना है, इसको नोट करो जल्दी से, तो मैं दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका जेस्ट में आ चुका है, और कल के बच्चों ने तो ये क्वेश्चन किया भी है साहब। देखो, इन द रेडिएशन, इन द रेडिएशन emitted by black body, in the radiation emitted by black body, the radiation of spectral densities, the radiation of spectral densities, the radiation of spectral densities at frequencies, at frequencies 2 mu and mu s. Option number A is e to the power h mu kt minus 1 का whole power -1 मैग्नीट्यूड में। ऑप्शन नंबर बी e to the power h mu kt plus 1 की होल पावर -1। ऑप्शन नंबर सी e to the power h mu kt -1। ऑप्शन नंबर डी e to the power h mu kt plus 1। कल एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया था फ्रीक्वेंसी डबल और फ्रीक्वेंसी सिंगल वाला, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये आएगा। कैसे आएगा क्यों आएगा मुझे नहीं पता, शायद ये आएगा, ये देख लेना यार, इसका करेक्ट आंसर पता नहीं, ये इन दोनों में से कोई आता है, सॉल्व करके देखना क्या आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आपसे बोला गया दो प्रकार के रेडिएशन लिए, एक की फ्रिक्वेंसी म्यू है और एक की फ्रिक्वेंसी 2 म्यू है, तो आपको क्या करना है, प्लैंक का जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच म्यू के टी -1। एक बार वहां पे म्यू की जगह म्यू रख दो, एक बार म्यू की जगह क्या रखोगे आप लोग, 2 म्यू, हाँ है ना? हम्म। और फिर उसके बाद सॉल्व यस। करके देखना तो रेशियो निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। युवराज, निशा, निकिता, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना? इसको Yes, sir. सॉल्व करके आना, कल और क्वेश्चंस करेंगे। कल हम बचे हुए टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन लगा के आपको कल ब्लैक बॉडी रेडिएशन के क्वेश्चंस घर से करके लाने को मिल जाएंगे, आपका अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? ओके सर। युवराज, कोई डाउट तो नहीं है ना आज की क्लास में? नहीं सर। और युवराज, तो अपने क्लासमेट से थोड़ा बात करो ना यार। सर अभी कोई क्लास नहीं आ रहा, आज भी 3-4 बच्चे आए थे बस। तो उनमें से जैसे रिलेटेबल करके ना 2-4 बच्चे तो होंगे तुम्हारे दोस्त। तब बोल रही थी कि वो ज्वाइन कर सकती है, उसने ली थी आपसे क्लास, बोल रही थी फर्स्ट सेम में। तो उससे बोला कि तुमने तो देखा ही है, रोज क्लास पढ़ी रहे हो, प्रॉपर सही चल रहा है। हाँ सर।
तो उसको समझाना, वो हो जाएंगे। और क्या नाम है उसका, अर्जुन। हाँ, अर्जुन और अनंता दोनों सर। ठीक है ना, तो ज्वाइन कराओ, फिर मिलते हैं कल, है ना। उनसे बोलना कल अटेंड तो करें कम से कम। हाँ सर, मैं पूछता हूँ। कल क्योंकि एक क्लास मैथमेटिकल की होगी और एक क्लास इसकी होगी। और मैथमेटिकल में स्टार्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या स्टार्ट होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, बहुत मजेदार सर टेलर टॉपिक है। और सीरीज हो उसका गई? क्या, टेलर सीरीज तो कब की टेलर खत्म हो गई है। और खत्म कितना है? और कितना पढ़ना टेलर्स को, एक ही क्वेश्चन नहीं तो मैं आता है। पूछ रही। हाँ तो ठीक है। याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन आगे क्वांटम में भी यूज होने वाली है, इसलिए हमको अभी से इसको रेडी करके रखना है, ठीक है ना। ओके सर। चलो मिलते हैं, बाय बाय। सर आप